हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस चर्चा के माध्यम से अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर के आपके कमीशन ने बहुत ही ठोस कदम उठाया है। और ये ठोस कदम के साथ साथ हम इसको बहुत ही सकारात्मक कदम भी कहने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय से पहले नोटिफिकेशन दे देना और जो आपका स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन है उसके डेट ऑलरेडी आपको बता के चलना, यानी कि जो 6 अप्रैल की डेट आपके सामने है ही, और 6 अप्रैल के समय को ध्यान में रखते हुए काफ़ी समय पहले आपको नोटिफाई करा देना कि भी आपकी ये भर्ती जो परीक्षा है ये संपन्न होने जा रही है। तो इसे आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का ठोस कदम भी कह पाएंगे, और इसे आप क्या है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का वेरी पॉजिटिव एक्शन भी आप इसको कह पाएंगे। तो आज की जो आपकी चर्चा रहेगी, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर के आपकी योजनाएं क्या हो जानी चाहिए, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर के आपका व्यवहार कैसा हो जाना चाहिए, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा ने कितना सकारात्मक समय आपके सामने रखा है, ये तमाम प्रकार की बातें जो हैं आज की चर्चा में हमें क्या है डिस्कस करके चलना है इस पर। तो सबसे पहले तो हम आपको उन तमाम प्रकार के नकारात्मक पक्षों से बचाना चाहेंगे जो नकारात्मक पक्ष जाने अनजाने में आपको घेरी लेते हैं। नोटिफिकेशन आने से पहले मार्केट में काफ़ी चर्चाएं हो रही थी कि स्क्रीनिंग की परीक्षा हटेगी, ये काफ़ी चर्चाएं थीं। उसके रहते हुआ क्या कि जो विद्यार्थीगण हैं, जो व्यवस्थित विद्यार्थीगण भी हैं, वो इस प्रकार की जो आपकी अफवाहें हैं इनके आलोक में आ गए और वो स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा को लेकर के अपने तैयारी को आगे नहीं बढ़ा पाए। हालांकि आपने देख लिया कि नोटिफिकेशन के माध्यम से साफ साफ कर दिया गया कि स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा नहीं हटी है, और स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा का या स्क्रीनिंग वाला जो आपका एक कदम होगा उसको लेकर के जो पाठ्यक्रम पहले आपको दिया गया था, बिल्कुल उसी पाठ्यक्रम का प्रस्तुतिकरण आपके सामने हो गया है। यानी कि अब ये बिल्कुल आपको नहीं कह के चलना है कि जैसे पहले अफवाहें चल रही थी कि स्क्रीनिंग वाला जो एक कदम है, ये जो स्टेप है, ये हटा दिया जाएगा और इसके स्थान पर कोई नई व्यवस्था जुड़ेगी या सीधा सीधा आपका जो है सब्जेक्ट वाला पेपर होगा। तो ऐसा हो नहीं पाया। मेरा ऐसा व्यवहार करने का मतलब ये है कि अब 6 अप्रैल की डेट को लेकर के ऐसे व्यवहार होने लगेंगे। अब क्या है, 6 अप्रैल की डेट को लेकर के इस प्रकार के व्यवहार होने लगेंगे कि क्या 6 अप्रैल को परीक्षा होगी या नहीं होगी, क्या परीक्षा पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, क्या कमीशन परीक्षा करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा। तो आप लोग इस प्रकार के नकारात्मक पक्षों से बचेंगे। फाइनली नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है और नोटिफिकेशन ने साफ कर दिया है कि पहले आपको स्क्रीनिंग वाला एग्जामिनेशन देना होगा, देन आफ्टर आप कहाँ जाएंगे, मेन सब्जेक्ट की ओर जाएंगे। इंटरव्यू या साक्षात्कार आपका बिल्कुल नहीं है, वो पहले भी नहीं था, इस बार भी नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि प्रतियोगी परीक्षा का भी साथियों अपना एक बाजार होता है, अपना क्या एक प्रकार का मार्केट होता है जिसमें अफवाहें आती रहती हैं। तो एक व्यवस्थित और वेल कैलकुलेटिव स्टूडेंट का परम कर्तव्य ये बन जाता है कि इस प्रकार की अफवाहों के साथ अपने आप को ना जोड़ के चले। आप लोग घर से बाहर हैं, माता पिता की आशाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी आशाएं भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो आप अपने समय का सकारात्मक प्रयोग करके चले। जो परीक्षा आपके सामने है, देखिए इससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा। यानी कि कल आपका नोटिफिकेशन आ गया है, व्यवस्थित और समझदार विद्यार्थियों ने क्या कर लिया होगा, कल ही अपना फॉर्म फिल कर दिया होगा और फॉर्म फिल करके बिल्कुल अपने आप को समझा दिया होगा कि अब हमारा ध्यान कहां पर होगा, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन की ओर होगा। तो पहली बात तो यह है कि इस प्रकार की जो अफवाहें होती हैं, जो मैं बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा, आप ये मान के चलें कि परीक्षा आपकी 6 अप्रैल को स्क्रीनिंग की होने जा रही है ना। कमीशन के पास और भी बहुत सारे काम हैं, कमीशन के पास और भी कई सारे एग्जामिनेशंस हैं, उनके रिगार्डिंग भी कमीशन को अपना व्यवहार लेकर के आना है। तो मेरा कहना यह है कि हमें अपने सिलेक्शन की ओर देख लेना चाहिए। अब अक्टूबर में है, जिन लोगों ने कल ही फॉर्म फिल कर दिया होगा, चलिए आज सैटरडे है, कल आपका संडे है, वो मंडे से अपनी स्टडी स्टार्ट कर देंगे, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो मंडे से अगर वो स्टडी अपनी स्टार्ट कर देंगे, 10 दिन तो उनको अक्टूबर में मिल रहे हैं। नवंबर आपका पूरा लेंगे, दिसंबर पूरा हो गया, जनवरी पूरा हो गया, फरवरी पूरा हो गया, मार्च अप्रैल मार्च जो है आपका ये पूरा हो गया। यानी कि आप एक बात देखो, मोटे मोटे तौर पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 6 महीने आपको दे दिए गए हैं।
बताइए, क्या इतना अच्छा समय क्या किसी और परीक्षा के संदर्भ में आपको मिलता है? नहीं मिलता है। जो भी विद्यार्थीगण ऐसे हैं जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के साथ अपना जुड़ाव करके चलना चाहते हैं और सही मायनों में क्या है अध्यापक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आज का सबसे पहला संदेश मेरा ये होगा कि आप अपनी सर्वोत्तम ताकत का प्रयोग अब कर लें। इससे सुनहरा मौका, इससे बढ़िया मौका मुझे लगता है कि आपको बहुत आसानी से फिर आने वाले समय में नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा गांधी जी ने कहा था 1919 के खिलाफत के मुद्दे का समर्थन करते हुए कि मुझे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता देने दो। क्योंकि जहां से मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अप्रोच करने की बात कर रहा हूं, आने वाले 100 सालों तक भी ऐसा कोई मौका आपके पास नहीं आएगा कि आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का ग्राउंड दे करके चलोगे। ऐसा व्यवहार करके गांधी जी ने उस समय कांग्रेस को भी समझा दिया था, तिलक साहब को भी समझा दिया था और जो भी उनके मुख्य आलोचक रहे उन सभी को समझा दिया था। आज ये काम हम आपके लिए कर रहे हैं कि इससे बढ़िया समय आपको नहीं मिलने वाला है। व्यवस्थित हो जाइए, अनुशासित हो जाइए। पाठ्यक्रम को आधार बना करके आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। अगर आप कोचिंग संस्थानों के साथ जुड़ना चाहते हैं या अगर आप क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो आपका निजी मामला है, आपका व्यक्तिगत मामला है। अगर आप केवल सेल्फ स्टडी के बिहाफ पे जाना चाहते हैं, वो आपका निजी मामला है, वो आपका व्यक्तिगत मामला है। आप किसी क्लास के साथ जुड़ें या आप सेल्फ स्टडी के साथ जाएं, हमारा परम कर्तव्य ये बन जाता है कि आपके सामने एक योजना रख दी जाए, एक प्लानिंग रख दी जाए। अगर वो आपको अच्छी लगती है तो आप उसका अनुसरण करके अपनी तैयारी को व्यवस्थित कर पाएंगे, आसान बना पाएंगे, गतिशील बना पाएंगे। आप वहां के बाजार में बार बार जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। समाज है, दुनिया है, मानस है, तो ये जो आपके रूमर्स हैं ये भी हमेशा बनी रहेंगी, लेकिन ये कई बार हमको क्या है काफी पीछे ढकेलने का काम करती हैं। हमें पीछे की ओर नहीं जाना है, हमें दरअसल आगे की ओर जाना है। तो बहुत ज़्यादा समय लेकर के नहीं चलेंगे। 1 या 2 दिन में आप अपने फॉर्म को फिलअप कर देंगे और फॉर्म फिलअप करके बिल्कुल उसका जो आपका प्रिंट आउट है उसको बाहर निकाल करके अपने किसी डायरी में फिक्स कर देंगे। पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने फॉर्म फिलअप किया, प्रिंट आउट आप निकाल के नहीं ला रहे हैं, या प्रिंट आउट अगर आप निकाल के लाए हैं तो आपको अपने कमरे का अंदाजा ही नहीं है कि वो प्रिंट आउट आपने कहां रखा है। क्योंकि जो आपके फ्यूचर कम्युनिकेशंस होते हैं उनमें वो चीज कई बार मांग ली जाती है। तो सबसे पहला कदम क्या उठा के चलेंगे कि रूमर्स की ओर नहीं जाना है ना। इस बाजार की ओर अपने आप को आकर्षित करके नहीं चलना है। नोटिफिकेशन सामने है, फॉर्म सामने है, जाइए, समय निकालिए और अपना फॉर्म फिलअप करके आइए। बार बार सोचने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म फिलअप करने के बाद 1 या 2 दिन का समय आप अपने आप को देकर के चलें। ठंडे दिमाग से सोचें कि आपको क्या करने की आवश्यकता है। अगर आपको किसी क्लास के साथ अपने आप को जोड़ने की आवश्यकता है तो सर्वोत्तम जो क्लासेस हैं उनका चुनाव आप करके चलें। अगर आप सेल्फ स्टडी के साथ ही अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तो सेल्फ स्टडी फिर किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या आपके तौर तरीके होने चाहिए, कितने घंटों में आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, अध्ययन सामग्री कैसी हो जाए, ये सारी बातें आप अपने आप को आने वाले 3 या 4 दिनों तक पूरी तरीके से समझा दीजिए। क्योंकि फिर सोचना नहीं है, फिर तो व्यवहार करना है। अगर सोचना ही है तो स्टार्टिंग में जितना आपको सोच के चलना आप सोच लीजिएगा, उसके बाद तो फिर आपका व्यवहार आ जाएगा। और व्यवहार में कहा जाता है कि जब आप अपने कदम आगे बढ़ा लेते हैं तो आपके अपने जो कदम है वो पीछे आपको फिर नहीं करने पड़ते, फिर तो आगे की यात्रा आपको करनी है। बहरहाल शुरुआत में समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा मौका है अध्यापक बनने का। उत्तराखंड मुझे एक ऐसा राज्य इस मामले में रखता है कि प्रवक्ता जैसे पद को लेकर के उत्तराखंड राज्य की जो सरकार है ये बहुत ही आकर्षित वेतन देकर के चलती है। अगर इसी प्रवक्ता पद को आप उत्तर प्रदेश में टैली करने की बात करेंगे, वहां वेतन आपको उतना आकर्षित नजर नहीं आएगा जितना उत्तराखंड में आपको नजर आता है। तो वेतन भी अच्छा है, मतलब बड़ी मात्रा में गांधी आने वाले हैं। और जब बड़ी मात्रा में गांधी आने वाले हैं तो फिर आकर्षण बन जाना चाहिए। मैं हमेशा क्लासेस में कहता हूं
कि नैतिकता आपके व्यक्तित्व में होनी चाहिए। अगर इतनी भी नैतिकता आपके व्यक्तित्व में आ जाती है कि आप अपने पद पर आसीन होते हुए अपने कर्तव्यों का व्यवस्थित प्रयोग कर पाते हैं, उतना ही हमको चाहिए। बाकी वेतन के लिए काम करें, सोचें उसके बारे में कि जब हमारा अनुक्रमांक वहां पर आएगा, मैं हमेशा कहता हूं अंतिम बिंदु की ओर सोचो। जब हमारा अनुक्रमांक वहां पे आएगा, जब रोल नंबर हमारा वहां पे आएगा, तो सारा जीवन ही बदल जाएगा। कहते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन का आर्थिक पक्ष मजबूत हो जाता है, उसमें गंभीर प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं, तो उसके जीवन के जो अतिरिक्त या बाकी जो पक्ष हैं वो अपने आप ही क्या सुधर जाते हैं। तो उस दिन के लिए भी मेहनत कर लो। जब एक अध्यापक के पद पर आसीन होने के पश्चात समाज में आपको एक अच्छा सोशल स्टेटस मिलेगा, लोग आपकी चर्चाएं करेंगे, लोग आपको बुलाएंगे, आपके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का कार्य करेंगे। उस दिन के लिए मेहनत करो। आपके माता पिता की आंखों में जो आस है, उस आस को कैसे मजबूती देनी है, उस आस को कैसे अंतिम रूप देकर के चलना है, उसके लिए मेहनत करो। हम तो खैर आपके साथ हैं ही। हम क्या, जितने भी अध्यापकगण हैं सब आपके साथ हैं ही। हम तो अभी भी यही कह के चलेंगे कि अगर आपके पास सफलता है तो हमारी सफलता है, अगर आपके पास असफलता है तो हमारी असफलता है, अगर आपके पास सकारात्मकपन है तो हमारा सकारात्मकपन है, अगर आपके पास दुविधा है तो हमारी दुविधा है। भाई, इससे पवित्र रिश्ता कहां मिलेगा? तो कहने का मतलब यह हो गया कि बिल्कुल व्यवस्थित हो जाइए, अनुशासित हो जाइए, और बिल्कुल जो गोल प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर के आपने सेट किया है, अपने आप को समझाइएगा कि बहुत बढ़िया मौका है, अच्छा समय मिला है, इस समय का सदुपयोग करना है, सर्वोत्तम प्रयोग करना है। समाज से काटना पड़े, दोस्तों से काटना पड़े, काटो अपने आप को। इस समय का अगर आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो यह तय है, यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा, व्यवस्थित हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। तो पहला संदेश तो मेरा यह है। अब आप लोग जान पा रहे हैं कि जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि स्क्रीनिंग होगा, और जो आपका स्क्रीनिंग होगा उसको लेकर के थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। मैं सारी बातें आज आपको बताऊंगा। मैं फिर वही कहूंगा, मेरी बातें बाध्यकारी रूप में आपके सामने नहीं आ रही हैं। हमारी संवैधानिक अपेक्षा है आपसे, अच्छी लगे तो आप इनको एक्सेप्ट कर पाएंगे, और अगर अच्छी नहीं लगती हैं तो आप इनसे अपनी दूरियां भी बना के चल सकते हैं। वो आपका निजी मामला है, आपका व्यक्तिगत मामला है। नोटिफिकेशन को देखने के बाद साथियों समझ में आता है कि जो आपका स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन है उसमें 150 क्वेश्चंस का आपको सामना करना है। यानी कि जो आपका स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन होने जा रहा है, तो स्क्रीनिंग में आपको क्या है, टोटल क्या आपका 150 जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका सामना क्या है, आपको करके चलना है। मेरी बातों को समझ लेना। यहां पर 150 क्वेश्चंस का मतलब क्या हो जाता है? 150 क्वेश्चंस का मतलब यह हो जाता है कि आप अपने दिमाग में पहले से ही स्टैब्लिश कर लें कि टोटल जो मार्क्स आपको मिल रहे हैं, मार्क्स आपके क्या हैं, 150 हैं। और समय देखो, समय बिल्कुल एकदम पाक साफ है। टोटल जो टाइम आपको यहां पर दिया गया है 150 सवालों के लिए, तो टोटल टाइम आपको कितना दिया गया है, 2 घंटे आपको दिए गए। यानी कि 2 घंटे में आपको 150 सवालों का सामना करना है। अब यहां पर मैं देख रहा हूं कि सबसे बड़ी समस्या आपको क्या आ रही है? सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि ये जो आपका स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन है, इसको नेचर क्या दे दिया गया है, इसको क्वालिफाई नेचर दे दिया गया है। कमीशन कहता है कि भैया ये क्या होगा, ये क्वालिफाई नेचर का होगा। यानी कि आपको इसको क्वालिफाई करके चलना है, और इसके बिहाफ पे आपकी मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट आपकी किसके बिहाफ पे बनेगी? मेंस में जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके बिहाफ पे आपकी मेरिट बनने वाली है। यानी कि स्क्रीनिंग को लेकर के जो भी आपके कैलकुलेशंस हैं, ये एक विंडो है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो विंडो यहां से ओपन हो जाएगी। कहां की ओर? मेंस एग्जामिनेशन की ओर, जहां पे आपको जो व्यवहार रहेगा उस व्यवहार को लेकर के आपकी मार्किंग होगी, और उसी मार्किंग के हिसाब से क्या है, आपको जो है आप देखेंगे कि आपको सफलता प्राप्त होती है या आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है।
मुझे लगता है कि आपको ये समझ लेना चाहिए यहां पर कि ये जो क्वालिफाई नेचर का है, तो क्वालिफाई नेचर का मतलब मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल नहीं है कि आप 150 को एक तरफ लिखें या इसका क्या निकालने की कोशिश करें, 33% निकालने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है। अगर इसका आप इस तरीके से इसके रिगार्डिंग व्यवहार करने की बात करेंगे कि पासिंग है या क्वालिफाई नेचर का है, तो जैसा एकेडमिक में होता था कि टोटल मार्क्स का अगर आप 33% गेन करते हैं तो आप पास हो जाया करते थे, मेरे प्यारे साथियों ये कैलकुलेशन यहां पर आपको करके नहीं चलनी है। परसेंटेज में आपको कैलकुलेशन करके नहीं चलनी है। पहली बात तो आपको यहां पे समझना है कि क्वालिफाई नेचर का, तो इसका मतलब यह हो जाता है कि कमीशन आपको यह नहीं कह रहा है कि भाई आपको जो है 33% का कोई फार्मूला यहां पर अप्लाई करके चलना है। असल में बात यह कि क्वालिफाई नेचर का, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके बिहाफ पे आपकी जो मेरिट है वो नहीं लगेगी, जस्ट आपको क्वालिफाई करके चलना है। जस्ट आपको क्या क्वालिफाई करके चलना है। हाँ, इसका मतलब यह भी है, कि 150 का ऐसा नहीं है कि आपको 85% अटेम्प्ट करके आना है या आपको 75% अटेम्प्ट करके आना है ना। मेरा मानना यह है, आप मेरी बातों को समझना, बाकी तो खैर देखिए कमीशन ही तय करेगा। लेकिन अगर कोई भी विद्यार्थी जो इस परीक्षा के साथ अपना जुड़ाव करेंगे, अगर आप मेरी बातों को मानो तो आप केवल इतना लेके चलो कि भैया अगर हम स्क्रीनिंग में 50% अटेम्प्ट करके चल जाते हैं तो हमें कोई रोक नहीं पाएगा। अगर 150 का 50% आप लोग अटेम्प्ट करके आ जाते हो तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर ये फार्मूला आपने यहां पर अपना लिया, शुरू से अपने आप को समझा के चलो, यानी कि इसके कितने फायदे हो रहे हैं। यानी कि मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो टोटल आपका पेपर है उसको 100% में मान लो, तो 100 का 50% अगर आप छोड़ के भी आते हो तो भी आप इन हो। आपने सुना होगा कि लोग पीसीएस की परीक्षा क्वालिफाई करते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। पीसीएस मेंस में या यूपीएससी मेंस में अगर आप 50% लेके आ जाते हैं ना टोटल मार्क्स का, तो पता क्या है, आप रैंक में सर्वोच्च मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि हमें जो पेपर हमारे सामने आता, जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे सामने हैं, हमको सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा नहीं है। 50% आप छोड़ के आ सकते हैं। अगर आप 50% अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर बिल्कुल ये कहना है कि भाई देखिए हमारी योजना बिल्कुल ऐसी हो जाए कि हमें बिल्कुल किसी प्रकार का कोई डर ही ना हो, तो नया फार्मूला बना लो। तो नया फार्मूला क्या जाएगा, चलिए साहब ऐसा है कि 150 का 55% आप क्या अटेम्प्ट करके आ जाएं और 45% क्या आप छोड़ के आ जाएं। यानी कि इतना समझ में आता है कि जो टोटल 150 सवाल हैं, 150 सवालों में से लगभग में जितना आपको अटेम्प्ट करके आना है, लगभग में उतना ही आपको छोड़ करके आना है। तो परीक्षा तो ग्रिप में है, परीक्षा तो हाथों में है। अगर यह कह दिया जाता है कि नहीं साहब सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, हर सवाल को आपको अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा, तब थोड़ा मुश्किल हो जाता, तब थोड़ा टाइम क्या है चैलेंजिंग हो जाता। लेकिन यहां का फार्मूला अलग है ना। तो पहली बात तो क्या कि 33% वाला फार्मूला कैलकुलेट नहीं करेंगे। आपको 85%, 75% अटेम्प्ट करके नहीं आना, बिल्कुल भी अपने आप को परेशान करके ना चलें। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप 50% या 55% तक भी अटेम्प्ट करके आते हो तो स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन आपके पक्ष में काम करेगा। यह बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। और सोचो, जनरली अगर आप देखोगे कि सवाल आपके 150 हैं और 150 सवालों के लिए समय क्या 2 घंटे है, तो 150 सवालों के लिए समय 2 घंटे है। तो अगर इसको लेकर भी आपको थोड़ी परेशानी हो रही होगी तो आप बताओ ना कि 150 में से आपको कितना करना है, आपको 55% ही करके आना है। तो 150 में से अगर आपको 55% करके आना है, चुनाव कैसे होगा उस पर हम अभी बात करेंगे। तो ये टाइम आपके लिए क्या होगा, वेरी सफिशिएंट टाइम माना जाएगा। ये टाइम आपको फिर क्या है परेशान करके नहीं चलेगा। तो पहली बात तो इस पे आपको थोड़ा अपना ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है कि 150 नंबर की जो आपकी कहानी है और 2 घंटे की जो आपकी कहानी है, इसको लेकर के आपका व्यवहार क्या है, किस प्रकार का आ जाए। अब हम आपको नई चीज सिखाते हैं। ये चर्चा आज ही हम कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में जब फाइनली आपका क्या होगा,
फाइनली आपका एग्जामिनेशन होगा, तो उससे पहले कुछ नई प्रकार की योजनाएं क्या हैं हम आपके सामने रख दें। अभी तो क्या है कि आपको जो दुविधाएं हो रही हैं या जो आपको परेशानियां हो रही हैं, या तैयारी कैसे प्रारंभ की जाए, या परीक्षा ने कितना बढ़िया समय आपको दिया है, इन तमाम प्रकार की बातों को आधार बना करके एक सकारात्मक व्यवहार हम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रीनिंग में कहानी क्या है, अब मेरी बात समझो। देखिए क्या आपको करना है। स्क्रीनिंग में कहानी क्या है कि विद्यार्थी जो होंगे वो दो प्रकार के अब आएंगे मार्केट में। स्टूडेंट्स क्या होंगे, दो प्रकार के आएंगे। एक को हम कहना चाहेंगे वो क्या होंगे, ओल्ड स्टूडेंट्स होंगे। यहां ओल्ड स्टूडेंट्स का मतलब क्या है कि जो तैयारी के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी परीक्षा की उत्तराखंड के संदर्भ में तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने हाल ही में बीएड किया होगा, तो वो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, जिनको हम क्या कहेंगे, न्यू स्टूडेंट्स कहेंगे। और इनको अभी प्रतियोगी परीक्षा की उतनी गंभीर जानकारी नहीं है जितनी गंभीर जानकारी किसको होगी, ओल्ड स्टूडेंट्स को होगी। तो संदेश मेरे क्या होंगे, दोनों के संदर्भ में होंगे। अगर आप 150 मार्क्स, जो 150 मार्क्स कह लो, या जो आपके क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको कैलकुलेट करने की बात करोगे, तो आप एक बात देखो कि जो आपका लार्जेस्ट सेक्शन है वो क्या है, आपका 40 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। और ये 40 क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिल रहे हैं, ये मिलते हैं जी आपको कहाँ से, सीडीपी। कहाँ से मिलते हैं, सीडीपी से आपको मिलते हैं। अब जिन्होंने हाल ही में बीएड किया होगा, जिनको है ना, तो वो बीएड वाले सिलेबस को आधार जब बना रहे होंगे, तो उनके लिए जो आपका सीडीपी है वो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ताजा ताजा अभी पढ़ा है। जो ओल्ड स्टूडेंट है जिन्होंने पहले बीएड किया है, उन्होंने भी अपने पाठ्यक्रम में सीडीपी को पढ़ा होगा, लेकिन उन्हें पढ़े हुए काफी समय हो गया, अब उनकी तैयारी थोड़ी बदल गई है। पढ़ा तो दोनों ने है, लेकिन ताजा ताजा किसके पास है, न्यू स्टूडेंट्स के पास है। तो ये एक एडवांटेज रहेगी किसकी, नए प्रकार के विद्यार्थियों की। और यहां पर पुराने विद्यार्थियों को कुछ नहीं करना है, इतना करना है कि भैया बीएड वाली किताबें उठा लो। उससे अच्छा साथियों कहीं नहीं मिलेगा, सीडीपी उससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। बड़ा फायदा क्या है, बड़ा फायदा ये कि आप सीडीपी की कोई नई बुक उठा के लेके आओगे। नई बुक के साथ अपना जुड़ाव करना उतना आसान भी थोड़ी ना होता है। एक किताब पहले आपने पढ़ी है, कहीं आपके पास वो रखी होगी, उस किताब में पहले से आपने लाइनों को अंडरलाइन कर रखा होगा, आपने लाइनों को हाईलाइट करके छोड़ा होगा, तो वहां आपका एक पुराना व्यवहार आ चुका है। तो हम तो ये चाहेंगे कि सीडीपी के रिगार्डिंग जो लार्जेस्ट सेक्शन है आपका, 150 सवालों में से 40 क्वेश्चन आपके सीडीपी के आपको मिल रहे हैं। तो हमने कहा कि सीडीपी अभी ताजा ताजा इन्होंने बीएड के पाठ्यक्रम में पढ़ा है, ये इनके एडवांटेज है। लेकिन पुराने विद्यार्थी अपने आप को कमजोर मान के ना चलें, खासतौर से सीडीपी के मामले में। ये इनके एडवांटेज मैं बता रहा हूं, एडवांटेज तो आपकी भी बनेगी, लेकिन तब बनेगी जब आप बिल्कुल बीएड वाले पाठ्यक्रम को या बीएड वाली जो सीडीपी उसको एक तरफ रख लोगे, क्योंकि बीएड में साथियों आपने वही तो ज्यादा पढ़ा है। अरे जिस अध्ययन पर पूरा बीएड आपका आधारित रहा, अगर उसी अध्ययन को आधार बना करके 40 सवाल आपको मिल रहे हैं, तो आपको तालियां बजानी चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। यह नहीं कि भाई सीडीपी आपने क्यों जोड़ दी, या सीडीपी 40 नंबर की आपने क्यों दी। अच्छे लोग हमेशा ये कहते हैं कि परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, उसमें सकारात्मकपन ढूंढने की कोशिश किया करो। ये सकारात्मकपन कैसे बाहर निकलेंगे, वो थोड़ी चीज मैं आपको यहां पर क्या है समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। लगभग पूरे बीएड में आपने वही पढ़ा है जो आपको सीडीपी के अंदर पढ़ना है। अध्यापक और विद्यार्थी के बीच का जो संबंध है, हालांकि उसमें दुनिया भर के सिद्धांत आएंगे, शिक्षा की योजनाएं आएंगी, वो आपके लिए नए नहीं हैं, उनको आप ऑलरेडी क्या पढ़ के बैठे हो। तो इस चीज को नकारात्मक मत बनाओ, और ना ही इसको नकारात्मक होने देना है। दोनों के लिए अच्छी खबर है, दोनों के लिए अच्छी खबर है कि 40 सवाल आपको किसके मिलते हैं, सीडीपी के मिलते हैं। अब क्या होगा, अब जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो 30 क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे, 30 क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे, तो 30 सवाल आपको कहां से मिल जाएंगे, ये मिलेंगे आपको उत्तराखंड से, यूपी से। अब जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने हाल ही में बीएड किया है, उनके लिए थोड़ा ये चैलेंजिंग हो सकता है,
लेकिन जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो पहले से किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भाई देखो ऐसा है कि ये जो 30 सवाल है ना, ये 30 सवाल में मुझे भरोसा आपके ऊपर, ये बातें मैंने बाहर, उत्तराखंड के बाहर भी जाकर के बोली हैं कि एक ताकत है उत्तराखंड के विद्यार्थियों की कि उनका उत्तराखंड बहुत अच्छा होता है। तो अगर मैं, वो भरोसा जो मुझे हमेशा आपके ऊपर रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में तथ्यात्मक जानकारी है और तथ्यात्मक जानकारी को जुटाना आपको बहुत अच्छे से आता है। हम भी पिछले 15 सालों से आप ही के बीच में हैं और ये ताकत आपकी बिल्कुल मेरे माइंड में हमेशा रहती है। तो ये जो आपके 30 सवाल है ना, अब यहां आप अपने आप को एश्योर करा लो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना करके आओगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। हो सकता है कि मेरा व्यवहार थोड़ा कठोर रह जाए, लेकिन मेरा मानना यह है कि भाई यहां से तो आपको 20 क्वेश्चन निकाल लेने चाहिए अपने पेपर के लिए। चलिए 10 सवालों की तो छूट आपको देनी पड़ेगी, उतना संवैधानिक व्यवहार तो करना पड़ेगा, लेकिन 20 से कम ना रह जाए, क्योंकि यहां स्कोर आप उठा सकते हो, यहां स्कोर आप उठा सकते हो, खासतौर से जो आपके पुराने विद्यार्थी हैं। नए विद्यार्थियों के लिए उत्तराखंड क्या है भाई, आप ही का राज्य है, आप ही की संस्कृति है, आप ही की व्यवस्थाएं हैं। तो जो नए विद्यार्थी उत्तराखंड के साथ अपने आप को जोड़ने की बात करेंगे, तो आप केवल इतना अपने दिमाग को समझाएं कि हम अपने आप को ही जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने समाज को ही जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप उत्तराखंड में जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वहां की जो कल्चर है, वहां की जो ट्रेडिशंस हैं, उनको अपने माइंड में ऑब्जर्व करना शुरू करो। किसी न किसी जो आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कहीं ना कहीं तो आपने पार्टिसिपेशन किया होगा, उन तमाम प्रकार की चीजों को ऑब्जर्व करने की बात करो। तो पुराने विद्यार्थी तो इसके व्यवहार, इसके संदर्भ में ये व्यवहार करेंगे, और नए विद्यार्थियों को यहां पे क्या है, बिल्कुल अपने आप को कंफ्यूज करके नहीं चलना है। आप केवल शुरुआत में अपने आप को यह समझाएं, क्योंकि अभी तक आप एकेडमिक जोन में रहे हैं, अब आप कहां आ रहे हैं, अब आप कॉम्पिटिटिव जोन में आ रहे हैं। ये दुनिया थोड़ी अलग है, लेकिन इतनी भी अलग नहीं है कि आप इसमें जीवन व्यतीत करते हुए सांस ना ले पाएं। सांस आप ले पाएंगे, थोड़ा अपने आप को क्या है, समझाना पड़ेगा। तो नए विद्यार्थी जब उत्तराखंड पढ़ेंगे तो अपने आप को सकारात्मक रूप से समझाएंगे कि हम किसी और चीज के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपनी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, हम अपने आप को जानना चाहते हैं, हम अपने आप को समझाना चाहते हैं कि हमारा समाज कैसा है, हमारे राज्य में क्या क्या विशेषताएं हैं, हमारे राज्य की राजनीतिक संस्थाएं कैसे काम करती हैं, किस प्रकार की आर्थिक योजनाएं चलाई जा रही हैं, हमारी सरकार का बजट क्या कहता है, हमारे यहां पर कौन कौन से राजनीतिक वंशों ने राजतंत्रात्मक व्यवस्था के संदर्भ में शासन किया, उनका प्रशासन कैसा है। ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो उत्तराखंड ने आपको दिए हैं यहां पर 30 क्वेश्चन, और ये अब सबको परेशान करेगा 35 क्वेश्चन। ये अब क्या करेगा, सबको परेशान करेगा 35 क्वेश्चन। और ये किसका सेगमेंट है, जनरल स्टडी यानी कि जीएस वाला सेगमेंट आपका है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा कम है, पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा क्या विस्तारित है। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो देखना उसने क्या लिखा हुआ है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, यानी कि पूरा 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 प्राचीन भारत, पूरा मध्यकालीन भारत और पूरा क्या आपका आधुनिक भारत। हालांकि उसने इसको ब्रैकेट में बंद करके, है ना, इसको कल्चर के साथ जोड़ा है, इसको संस्कृति के साथ जोड़ा है, लेकिन आपको पूरा काम करके चलना पड़ेगा, आपको पूरा काम करके चलना पड़ेगा। अब इतिहास को देखें, 3 सेगमेंट आपके हिस्ट्री के आ जाते हैं, एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, कॉम्प्रिहेंसिवली आपको पढ़ना पड़ेगा। अब कितने सवाल पूछेगा इतिहास से, 5 या 6 पूछेगा, क्योंकि 35 क्वेश्चन में उसको बाकी चीजें भी पुटअप करके चलनी है, और जब उसको बाकी चीजें पुटअप करके चलनी है तो फिर मामला आप देख रहे हैं, यहां थोड़ा रहेगा मामला चुनौतीपूर्ण, यहां एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे, नंबर आपको क्या है, कम मिल रहे हैं। इसलिए मैंने यहां के बारे में आपको ज्यादा जोर दिया। 150 का अगर आपको 55% भी करके आना है तो ये आपके 70 क्वेश्चन बनते हैं। ये आपके कितने बनते हैं, 70 क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। और अगर यहीं पर आपका बहुत अच्छा व्यवहार हो गया तो यहां नंबर ऑफ, यहां क्या है, यहां चीजें ज्यादा पढ़नी है, और प्लस उसने ये भी तो कर रखा है जीएस में, प्लस में क्या है, लो भैया 35 क्वेश्चन में आपके क्या होगा, करंट अफेयर भी जोड़ दिया। अब ऐसा करके और ज्यादा आपको परेशान कर दिया। करंट अफेयर भी क्या है, 35 सवालों में ही पूछेगा।
राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय पूरा पूछ रहा है। तो अब यहां के बारे में तो ये योजना हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमको लगता है ना, कि 70 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए, ये बहुत इफेक्टिव जोन रहेगा आपके स्क्रीनिंग के एग्जामिनेशन का। 35 क्वेश्चन में चीजें आपको ज्यादा पढ़नी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, और जो मार्क्स हैं वो भी आपको कितने मिलेंगे, मात्र 35 मिलेंगे। अब मोटा मोटा अगर आप अंदाजा लगाओ कि कुछ लोगों को करंट अफेयर पढ़ने का बहुत शौक होता है, कुछ लोगों को करंट अफेयर पढ़ने का बहुत शौक होता है, इस चीज को अगर आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो उनका ध्यान करंट अफेयर पर अच्छा जाना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि करंट अफेयर से आपको 10 सवाल मिल जाएगा, मुश्किल तो 2 या 3 सवाल आपको मिलेंगे। हो सकता है कि उत्तराखंड के संदर्भ में ही पूछ लिए जाए। एक तो यह है कि करंट अफेयर वाला जो सेक्शन है, जो 2 से 3 सवाल आपके आने हैं, है ना, आप उसको थोड़ा अप्रोच करके चलें, क्योंकि ये आपका निजी मामला है, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। कहते हैं कि करंट अफेयर कभी किसी से पढ़े नहीं जाती, हम ये मानते हैं। करंट अफेयर मैगजीन के थ्रू पढ़ी जाती है। करंट अफेयर के साथ खुद को अपने आप को जोड़ना पड़ता है, समाचार पत्रों के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ता है। हम तो ये कहेंगे ईश्वर करे कि करंट अफेयर के 5 से 6 सवाल दे दे इस बार। तो 35 में से अगर आप 6 सवाल माइनस करोगे या 5 सवाल माइनस करोगे, 29 और 30 का आंकड़ा आपका रह जाएगा, कम हो जाएगा। देखते हैं कितने देता है, वो अलग बात है। अब यहां पर मोटा मोटा देखें तो जीएस में आपका हिस्ट्री आपका हो जाता है, पॉलिटी आपका हो जाता है, ज्योग्राफी आपका हो जाता है, इकोनॉमी आपका हो जाता है। चारों चीजों का अपने सामने रख लो और ये तय कर लो चारों में से सबसे अच्छा आपको दरअसल लगता कौन सा है। या तो एक तरीका ये जो मैं हमेशा बोलता हूं कि चारों में एवरेज हो जाओ, या चारों में से 2 को अपनी मुख्य ताकत बना लो। अब वो समय का खेल होगा कि जो 2 आपके आएंगे उनमें से कितने क्वेश्चन वो देता है। तो अगर 2 को आप मुख्य ताकत बनाओगे तो करंट अफेयर और 2 सेगमेंट अगर आपकी बहुत अच्छी ताकत यहां पे बन जाएंगे, तो इतना हम अपने आप को अवश्य समझा सकते हैं कि करंट अफेयर और 2 सेक्शंस को अगर आधार बनाए तो इसमें से 17 क्वेश्चन तो आप निकाल सकते हैं करेक्ट, बिल्कुल बढ़िया वाले। क्योंकि पॉलिटी आपके यहां ज्यादा पूछा जाता है, तो इनमें से 4 में से 1 का चुनाव तो पॉलिटी मैं खुद कहूंगा कि पॉलिटी आप करके चलें। उत्तराखंड में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ये ठीक ठाक पूछा जाता है ना। हालांकि मैंने ज्योग्राफी के रिगार्डिंग हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमने कोई पाठ्यक्रम देखा नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी हम पढ़ाते नहीं है, तो इसलिए पाठ्यक्रम हमने देखा नहीं है, वो आप देख लेंगे उतना, है ना। लेकिन पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी तो आना ही है, और पॉलिटी में क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा पुटअप किए जाते हैं। तो वो चीजें आप थोड़ा देखना कि अगर 2 सेगमेंट यहां से आप अच्छे बना लेते हैं, बढ़िया करके अच्छी तरीके से 2 सेगमेंट अगर आप यहां पे बना लेते हैं और प्लस आप करंट अफेयर जोड़ लेते हैं, तो 17 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। क्यों ज्यादा भार लेके चलना भाई, बताओ क्यों ज्यादा भार लेके चलना। पिछली बार परीक्षा में हमने 7-7 घंटे लगातार क्लास पढ़ाया, गांधीवाद को आधार बना करके हमको लगा कि गांधीवाद पूछा जाएगा पूछा जाएगा पूछा जाएगा। अरे उसने गांधीवाद से एक भी सवाल नहीं पूछा। पूरे पूर्वोत्तर के पेपर में इतिहास के गिने चुने 4 सवाल थे, और 4 सवाल ऐसे थे संभवतः जिनको सभी लोग अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। एक सवाल था बस चुनौतीपूर्ण, जो नाना घाट इंस्क्रिप्शन की ओर से आया था, सातवाहना डायनेस्टी को आधार बनाते हुए। बाकी कोई सवाल ऐसा नहीं था जिसको कोई विद्यार्थी अटेम्प्ट ना कर पाए, तो सभी के लिए समान रह गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो जो आपकी हिंदी है उसके 20 क्वेश्चन है, और भाई अगर आप उत्तराखंड में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो यह टच एंड गो वाली बात है। अब देखो कैसे कैसे मामला निकल रहा है। यहां से हमने आपको बचा दिया, यहां हम आपको लाना चाहते हैं, यहां भी हम आपको लाना चाहते हैं, यहां तो आप खुद ही आ जाएंगे, क्योंकि हिंदी तो आप पढ़ के बैठे हैं। और जो नए विद्यार्थीगण हैं वो हिंदी में अगर आप अपने पाठ्यक्रम को देखने की बात करोगे तो एक लार्जर सेक्शन आपको ऐसा मिल रहा है, जो क्या है, वोकैबुलरी है। यानी कि क्या है, उसमें पर्यायवाची आपको पढ़ने हैं, विलोम शब्द आपको पढ़ने हैं, घर में बैठ के पढ़ने की चीजें हैं या खुद से पढ़ने की चीजें हैं। तो अगर आपको व्याकरण, जो नए विद्यार्थी हैं, पुराने विद्यार्थियों को जो व्याकरण क्या टच एंड गो वाली बात है, उनके लिए जो वोकैबुलरी है वो भी टच एंड गो वाली बात है। लेकिन नए विद्यार्थियों के लिए क्या रहेगा, नए विद्यार्थियों के लिए यहां पे ये रहेगा कि भाई आप क्या हैं, अगर आप उन तमाम प्रकार की चीजों को अपने साथ जोड़ के चलते हैं जिनको केवल आपको याद करना होता है, तो कहानी बन जाएगी।
अगर पुराने विद्यार्थी 20 क्वेश्चन में से 12 to 13 क्वेश्चन निकाल पाते हैं तो बढ़िया है, और नए विद्यार्थी अगर 7 to 8 क्वेश्चन निकाल पाते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ज्यादा आपने यहां से गेन कर लिया है, यहां से आपने अपने आप को बचा लिया है। यहां खींच लो जितना आपको खींचना है। पुराने विद्यार्थी तो 12-13 लेके जाएंगे आराम से, मुझे लगता है कोई 16-17 तक ना पहुंच जाए, इतना भी जाएंगे लोग, बिल्कुल जाएंगे। लेकिन जो नए विद्यार्थी जो हाल ही में प्रवेश किए हैं वो 7 से 8 भी बना पा रहे हैं। व्याकरण से दूर है ये 7 से 8, अगर व्याकरण इसमें ऐड कर दोगे तो यहां से आपका स्कोर अपने आप ही मेंटेन हो जाएगा। तो इन सब के बारे में तो आपका मेरे हिसाब से क्या है, ये व्यवहार आ जाना चाहिए। और देखो, अब देख लो कितने क्वेश्चन आप निकाल पा रहे हो। देखो, अगर यहां का 40 का सीडीपी है तो 40 में से आप कितना लेना चाहोगे, है ना। अगर हम अपनी बात करें, चलो ठीक है 30 तो नहीं लेते हैं, 40 में से अगर आप यहां से 27 या 28 मान लेते हैं, 28 आप यहां से निकाल लेते हो। और जो आपके 30 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपने यहां से निकाले, 17 क्वेश्चन आपने जीएस वाले सेक्शन से निकाले, मोटा मोटा हिंदी को 10 दे देते हैं। तो देखो कितना हो रहा है, ये कितना हो गया, 8 और 7 आपका 15 हो गया, 2 3 और 2 5 और 2 7। अरे भैया सब कुछ तो यहीं से निकल गया, सब कुछ तो यहीं से निकल गया, कितना आसान हो गया, कितना बढ़िया स्कोर तो यहीं से आ रहा है, आगे का तो क्या बोनस है। तो अगर थोड़ा कम भी रहेगा तो वो तो खैर पेपर ही आपको बताएगा, तो उससे आपको थोड़ा उतना ज्यादा अपने आप को परेशान करके नहीं चलना है। दिमाग में बैठाओ, जो व्यवस्थित विद्यार्थी होते हैं वो अपने आप को पहले ही समझाते हैं कि मुझे कहां पे स्किप मारना है, मुझे कहां पे चीजों को छोड़ना है, मुझे कहां पे स्किप मारना है, मुझे कहां पे चीजों को छोड़ना है। ये बात ध्यान रख लेना आप लोग ना। अब कहानी क्या है, अब सबके लिए वो चुनौती है, बहुत कम के लिए सुविधा होगी और अधिकांश विद्यार्थियों के लिए चुनौती होगी, चाहे विद्यार्थी पुराना हो चाहे नया हो। वो चुनौती क्या है, वो चुनौती आपके 25 क्वेश्चंस की। और ये जो आपके 25 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ये 2 चीजों को बेस बना करके दिए गए हैं। इसमें आपका क्या होगा, मैथ्स होगा, और एक आपका क्या होगा, प्लस में क्या दिया गया आपको, रीजनिंग आपको दिया गया है। ये सबके लिए क्या है, चुनौती है। मैंने कहा बहुत कम के लिए सुविधा है, अधिकांश के लिए क्या चुनौती है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग हमने भी काफी पढ़ा है अपने जीवन में, आप लोग जानते ही हैं। तो जैसे पाठ्यक्रम अपना देख लेना आप लोग, है ना। तो पाठ्यक्रम में जो चैप्टर हैं वो आपसे पुटअप किए जाएंगे, और चैप्टर के बिहाफ पे आपको अपनी कैलकुलेशन करके चलनी पड़ेगी। लेकिन मैं थोड़ा गाइडेंस आपको देना चाहूंगा, है ना। जैसे हम अगर मान लीजिए मैथ की बात करें, तो मैथ में आप एक बात देखो कि अगर आप एक साइन मैंने बनाया परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज का खेल सीख जाते हैं, अगर आप परसेंटेज का खेल सीख जाते हैं, इसकी कैलकुलेशन अगर आप इफेक्टिव कर लेते हैं, तो एक तो आपका एवरेज देखना है कि नहीं, पाठ्यक्रम में एवरेज वाला चैप्टर आपका बढ़िया हो जाएगा। प्लस में क्या है, परसेंटेज वाला चैप्टर तो आपका बढ़िया हो ही रहा है। प्लस में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका बढ़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आपका बढ़िया हो जाएगा। देख लेना सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। प्लस में जो आपका एलिगेशन आता है, एलिगेशन अपने आप ही आपका क्या हो जाएगा, वेरी इफेक्टिव हो जाएगा। एक व्यवहार को सीखने से 1 2 3 4 4 चैप्टर आप लोग खींच सकते हैं, है ना। बल्कि हम तो ये कहना चाहेंगे कि अगर इस व्यवहार को आप अच्छे से जानते हैं तो आप एसआई और सीआई में भी अच्छा करके आ पाएंगे, अगर आपके पाठ्यक्रम में रहेगा तो। वो देख लेना आप, है ना, तो वो आपके पाठ्यक्रम में रहेगा। यानी एक व्यवहार अगर आपको अच्छे से आ जाता है तो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर आपके ग्रुप में आ रहे हैं, है ना। जैसे आपका कुछ अलग एक व्यवहार करो, आप पहली कैलकुलेशन मान लीजिए आपने किस पर की, मान लीजिए टाइम एंड वर्क पर की, तो टाइम एंड वर्क का ही भाई कौन मिल जाता है, फिर बाद में टाइम एंड डिस्टेंस आपको मिल जाता है। और टाइम एंड डिस्टेंस का एक छोटा भाई होता है जिसमें आपके क्या है, बोट स्ट्रीम पे सवाल आते हैं, जिसमें क्या आपके बोट स्ट्रीम जो है उस पर आपके क्या सवाल आते हैं।
तो पहले इसमें एक योजना आपकी हो सकती है, बाकी आप अपने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर वहां पर दिए गए हैं। लेकिन आप हमेशा देखिए, मैं कहता हूं कि आपकी तर्कश में तीरों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी तर्कश में कुछ तीर ऐसे होने चाहिए, है ना। वही देखा होगा ना बाहुबली मूवी, उसमें जो बाहुबली साहब हैं एक साथ 3 तीर छोड़ते हैं, और जब अपने व्यवहार के साथ एक महिला को जोड़ते हैं तो एक साथ 6 तीर छोड़े जाते हैं। तो जब एक साथ 6 तीर आप छोड़ने की बात करोगे, प्रहार कितना भयंकर होगा, आक्रमण कितना भयंकर होगा। तो ये वही तीर मैं आपको बता रहा हूं। एक तीर आपने उठाया, एक व्यवहार, एक तीर आपने उठाया, 6 टारगेट्स आप लेके चल रहे हैं। एक तीर आपने उठाया, आप क्या टोटल 3 टारगेट्स आप लेके चल रहे हैं। ये काम हल्का सा थोड़ा आप करेंगे तो थोड़ी सहूलियत आपको मिलेगी। और मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा, कई बार तो मैं भी सोचता हूं, क्योंकि मैंने मैथ और रीजनिंग अपने समय में काफी पढ़ाया है, मैं भी कई बार सोचता हूं कि थोड़ा थोड़ा मैथ और रीजनिंग में, क्लासों में ना सही, क्लासों में तो खैर पढ़ाने का कोई मतलब है ही नहीं, है ना। घर में अपना थोड़ा मैथ और रीजनिंग की कैलकुलेशन होती रहे। आपको प्लेटो याद है ना। प्लेटो वैसे तो राजनीतिक विचारक हैं, लेकिन गणित के ज्ञान को बड़े अहम ज्ञान मानते थे, है ना। द अकेडमी करके उन्होंने एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी, आपको मैंने किसी क्लास में पढ़ाया होगा अवश्य है। और उस शिक्षण संस्थान के मेन गेट पर उन्होंने लिखवा दिया था कि अगर किसी विद्यार्थी को गणित की मूलभूत जानकारी नहीं है तो प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि गणित और रीजनिंग ये जो चीजें हैं ना, ये आपको ना ये करना चाहिए। ये आपको क्या है, बाकी जो आपके सेगमेंट हैं उनके लिए तैयार करेगा, क्योंकि आपका माइंड होगा कैलकुलेटिव, आपका माइंड होगा एक्टिव। और जब आपका माइंड थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा या आपका माइंड थोड़ा एक्टिव हो जाएगा, तो जो अदर सेक्शंस आपके हैं वहां आप अच्छा कर पाओगे। और रीजनिंग की कहानी तो आप जानते हैं, बस कोई अध्यापक गण आपको एक रास्ता दिखा दें, और जैसे किसी अध्यापक गण ने आपको रास्ता दिखाया, बस आप उसी रास्ते पर चलना प्रारंभ हो जाते हैं। रीजनिंग में आप समझो मेरी बात को, डरो मत बिल्कुल भी। एक बार आपको व्यवहार करना आ जाए, जब एक बार आपको व्यवहार करना आ जाएगा तो फिर आप उस रास्ते पर अपने आप ही चल दोगे। आपको खुद अच्छा लगने लगेगा कि अरे आज हमने अल्फाबेट्स की कैलकुलेशन की, आज हमने डिस्टेंस की कैलकुलेशन की, आज हमने वेन जो डायग्राम होता है वो सीखा, आज हमने सिलोजिज्म जो आपका होता है उस पर सवाल किए। जब एक रास्ता आपको बता दिया जाता है, या काउंटिंग ऑफ फिगर का रास्ता आपको बता दिया गया, जो भी चैप्टर्स आपके हैं, वाटर इमेज आपका हो जाता है, मिरर इमेज आपका हो जाता है, तो फिर आप उस पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। अब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां से देखेगा, यहां भी योजना बनाओ। आप चाहें तो इन चैप्टर्स के सहारे जा सकते हैं, इनसे स्कोर गेन कर लें, जितने सवाल आएंगे। पहले समझा दो मुझे कहां छोड़ना है, यह जरूरी हो जाता है। पहले से अपने माइंड को समझा कर रहो मुझे कहां छोड़ना है, या तो आप इनके अकॉर्डिंग चले जाएं। रीजनिंग में तो खैर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो चैप्टर्स आपको दिए गए हैं उनमें आपका अच्छा व्यवहार आ जाना चाहिए। तो अगर आप इस हिसाब से भी जाओगे तो मुझे लगता है कि 15 सवाल में ये जो आपके 25 क्वेश्चन हैं, तो 25 क्वेश्चन में से अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 13 और 14 गेन कर पा रहे हैं तो हमारी कहानी ठीक है। हमको 25 अटेम्प्ट करने ही नहीं है, हमको 13 से 14 अटेम्प्ट करके चलने हैं, और उतना भी कहानी बना रहेगा तो फिर कोई समस्या वाली बात नहीं है, सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो 75 तो आपने पहले ही निकाल रखे हैं, और 75 में आपने 13 14 और जोड़ दिया, तो आप तो 85 प्लस में जा रहे हैं। कौन रोक पाएगा आपको? और दरअसल आपको 85 प्लस में जाना भी नहीं है, अगर आप इससे नीचे रहते हैं तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन ऐसा व्यवहार करके आपने अवश्य ये सीख के आप चलेंगे कि भाई आपको, अब मैंने तो अपने अकॉर्डिंग किया है, मैंने आपको एक रास्ता दिखाने की बात की है, लेकिन आप घर में बैठ करके इसके अकॉर्डिंग क्या है, बिल्कुल जहां आप अपने नोट्स सब बनाना स्टार्ट करेंगे उसके पहले पेज पे ये बना लें, अपने हिसाब से बनाएं। मैं ये नहीं कहूंगा मेरे हिसाब से बनाएं, आप अपने हिसाब से बनाएं, और शुरुआत से समझा के चलें कहां हमको ज्यादा जोर डाल के चलना है और कहां हमको क्या है, कम जोर डाल के चलना है। ये खिलाड़ी की पहचान होती है, ये खिलाड़ी की पहचान होती है। मान लीजिए आप स्कूटी चला रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, और पूरा ध्यान आपका रोड की तरफ है, और सामने जो व्हीकल जा रहा है, मान लीजिए आपका जो है कोई कार जा रही है, और कार अगर अचानक से ब्रेक लगा रही है तो कार के साथ आप ब्रेक थोड़ी ना लगाते हैं। अगर कार के साथ ही आप ब्रेक लगाओगे तो आपका गिरना तय है। आप पहले कार को ऑब्जर्व करोगे और रुक कहां रही है,
कार के नजदीक जाते हुए धीरे धीरे आप क्या है, ब्रेक लगाते हो। तो पहले आप अपने माइंड को समझा के चलते हो कि मुझे कब एक्टिव होना है और किस तरीके से होना है। तो जो मैंने आज की चर्चा में प्रारंभ में 3 से 4 दिन का समय आपको दिया था, आप वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और इन्हीं चीजों को आधार बना करके अपने हिसाब से तय करेंगे कहां से मैं कितने निकाल सकता हूं या कहां से मैं कितने निकाल सकती हूं, और पहले पेज पर बना दें। इस आधार पर तैयारी करनी है, आपका होगा, 100% होगा। और ये खुद आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा व्यवहार क्यों किया हूं या मैंने इतनी मजबूती के साथ क्यों कहा कि आपका हो जाएगा, क्योंकि नंबर निकल रहे हैं। बहुत कुछ छोड़ने के बाद भी नंबर निकल रहे हैं। अच्छी बात तो यह है, बहुत कुछ छोड़ने के बाद भी क्या नंबर निकल रहे हैं। अब आज ही बता के जा रहा हूं, है ना, क्योंकि आने वाले समय में नंबर ऑफ बैचेस बढ़ेंगे तो ये चर्चाएं बार बार नहीं हो पाती हैं। आज थोड़ा अवकाश रहा तो इस नाते मैं थोड़ा खुल के आपके साथ व्यवहार कर भी रहा, है ना। आप जानते हैं समय की थोड़ी पाबंदी रहती है, लेकिन आपके बीच हम बने हुए हैं और बने रहेंगे। जैसे नोटिफिकेशन आया था दिमाग में उतार लिया था कि कुछ ना कुछ व्यवहार करना है, लेकिन समय जब अच्छा मिलेगा तब करेंगे। आज समय मिला तो आज अच्छा व्यवहार कर लिया। स्क्रीनिंग में अब ये तो हमने बता दिया कि कहां क्या आपको करना है। एक चीज और सीख के जाओ आज कि जो आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है, जो आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है, अब उसमें क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं, चलिए बना लेते हैं। आपको मिला है जी सीडीपी, यूके आपको मिला, एंड जीएस आपको मिला, एंड हिंदी आपको मिला, एंड मैथ और रीजनिंग आपको मिला। मैथ्स और क्या है, रीजनिंग आपको मिला। ओके, अब हम ये समझाते हैं आपको, जो कोई विद्यार्थीगण मैथ और रीजनिंग के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, केवल वही सबसे पहले मैथ और रीजनिंग को अटेम्प्ट करें। क्या कहा मैंने? जो मैथ और रीजनिंग के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि देखते ही आंसर लगाएंगे, माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, लेंदी कैलकुलेशन माइंड में ही कर लेंगे। तो सबसे पहले वो मैथ और रीजनिंग को अटेम्प्ट करें। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में क्या होता है कि भाई ग्रुप सी की जो आपकी भर्ती परीक्षा उसमें आप रीजनिंग ज़्यादा पढ़ते हैं, मैथ्स आप नहीं पढ़ते हैं, तो थोड़ा घबराहट तो रहेगी। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि क्योंकि एग्जामिनेशन उत्तराखंड का है, मेरे कहने से सबसे पहले यूके पे जाओ। आप इसके अभ्यस्त हैं। यूके के बाद कहां जाओ? हिंदी पे जाओ, है ना। परीक्षा में माहौल बनाना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना कि जो कोई सामने आ गया। इसलिए मैं कई बार आपने देखा होगा, मैंने क्लासेस में कहा है कि जब पेपर आपको मिलता है तो पेपर पर जो आपकी सील होती है ना, उसको हटाना नहीं चाहिए। ना ना ना, कई बार ऐसे हटाते हैं ना, ऐसे देखते हैं, ऐसे हटाएंगे और नीचे से ऐसे देखेंगे, पता पड़ा आप सील हटाने की कोशिश कर रहे हैं और अनुमति तो आपको नहीं है, लेकिन जो झांक के जो आपने ऐसे झांक के जो आपने क्वेश्चन देखा, तो क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ गया जिसने आपको डरा दिया, और ये क्या पूछ लिया इसने, वो वहीं से आपका पूरा माहौल खराब हो जाता है। इसलिए घंटी बजे आंख बंद करके रखें, घंटी बजे तब जाकर के सील हटाएं। पेपर फोल्ड करने का तरीका, स्क्रीनिंग में क्या करेंगे, जो एडवाइस हम आपको देने जा रहे हैं, पेपर फोल्ड करें, देखें उत्तराखंड कहां पे है, वहां आंखें खोलें, अच्छा आ गया। चीजें ऐसी पाओगे जो आपने पढ़ रखी होंगी, सवाल अटेम्प्ट होते चले जाएंगे, बस वहीं से आपका क्या माहौल बन जाएगा। 3rd नंबर पर आप कहां आएंगे? सीडीपी। 4th नंबर पर आप कहां आएंगे? जीएस। और सबसे लास्ट के लिए आप समय बचाएंगे किसके लिए? मैथ्स। इसके लिए अलग से समय बचाना। पता पड़ा शुरुआत में आप इसके साथ जुड़ गए और सवालों के साथ आपकी चल रही है फाइट, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, अरे हो ही नहीं रहा, मेरा क्या होगा, मेरा तो पेपर रह गया, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। तो उसके लिए अलग से टाइम बचाओ, उसको बाद में छोड़ दो। तो मुझे लगता है कि 2 घंटे का जो आपका समय है, 2 घंटे का जो आपका समय है, और जो नंबर मैंने निकाल के आपको दिखाए हैं,
तो 2 घंटे में से अगर आप ऐसा मान के चलो कि अगर आप 1 घंटा और 10 मिनट का समय, 1 घंटा और 10 मिनट का समय आप किसको देते हो? आप केवल इतने सेक्शन को देते हो बस, तो ठीक है मेरे हिसाब से। बाकी के जो आपके, अरे हाँ ये बात है कि 1 घंटा 10 मिनट का जो समय है उसमें यहां जितना आपको अटेम्प्ट करना है वो अटेम्प्ट हो जाना चाहिए और उसके सर्कल्स क्या है, फिलअप हो जाने चाहिए। फिर आपके पास क्या बचे? तो रिमेनिंग आपके 50 मिनट्स हैं, 50 मिनट जो आपके बचे हैं, प्यार के साथ करो जिन सवालों को अटेम्प्ट करना है। टारगेट सेट है कि 25 में से 14 बनाने, 50 मिनट में 14 तो बना लोगे। कभी कान इधर से पकड़ना है सवाल का, कभी इधर से पकड़ना है, कभी इधर से पकड़ना है, कहीं ना कहीं तो मानेगा। बन गई बात। तो मैं तो यही मान के चलूंगा कि यह चर्चा आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगी। और मैंने बातें देखिए अपनी ओर से की हैं और आपको यह सिखाया है कि आपको किस तरीके से वैल्यूज को छोड़ना है, कहां क्या किया जा सकता है। आप अपनी योग्यताओं के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार नहीं, है ना, अपनी योग्यताओं के अनुसार इस व्यवहार को अपनाएंगे और इसमें जो भी आपको अपनी योग्यताओं के अनुसार परिवर्तन करने हैं उन तमाम प्रकार के परिवर्तनों को करके चलेंगे। प्रतिज्ञा कर लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं कि प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में हमारा होगा। विषय में आपको क्या करना है वो अभी नहीं बता रहा हूं, अभी बताऊंगा बाद में आपको कि विषय में आपको क्या करना है। विषय के लिए बहुत ही पुख्ता एक मजबूत योजना मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। आज केवल चर्चा यही करनी थी क्योंकि यहां से अब आपकी तैयारी प्रारंभ हो जानी चाहिए। अब आपको अपना समय बर्बाद करके नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो निकट भविष्य में आप अच्छा कर पाएं। माता पिता की जो अपेक्षाएं आपसे हैं, हमारी जो अपेक्षाएं आपसे हैं, आप उन पर बिल्कुल बढ़िया तरीके से खरे उतरें। हंसी खुशी प्रसन्नता के माहौल में तैयारी करें क्योंकि समय ठीक ठाक है। अननेसेसरी बर्डन लेकर के चलने की कोशिश ना करें। थोड़ा एकांत में रहना सीखें। एकांत में रहोगे तो टारगेट को अच्छे से अप्रोच कर पाओगे। क्योंकि लोग स्वार्थी बहुत ज्यादा हो गए। सलाहें तो देते हैं लेकिन सलाहें देकर के नुकसान करवा देते हैं। इसलिए माता पिता और अध्यापकों को एक बड़ा दर्जा दिया जाता है कि उनके जो एडवाइजेज हैं वो स्वार्थ रहित होती हैं। तो बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ आज की चर्चा को हम थोड़ा विराम देना चाहेंगे, ठीक है। और इस हिसाब से अपनी योजनाएं बना लेना, लेकिन मैंने कहा है कि नोटबुक के पहले पेज पर आ जानी चाहिए या नोट डाउन करके रूम में कहीं फिक्स कर दें। मैं तो कहूं रूम में फिक्स कर दो, उसको देखते रहो कि यह काम मुझे करना है, यह है मेरा वो रास्ता जो मुझे मंजिल तक लेकर के जाएगा। जो योजना आज हमने बनाई है, जो आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से, इसी योजना के बिहाफ पे करें। ये नहीं कि किसी पेपर में अगर आपका मन हुआ तो आपने 30 अटेम्प्ट कर दिया, आपका मन हुआ तो आपने 40 अटेम्प्ट कर दिया। नहीं, पेपर अटेम्प्ट होगा टेस्ट सीरीज में भी योजना के आधार पर ही होगा। योजना के बिहाफ पे जो टारगेट आपने बनाया, जो मैंने बहुत एपेक्स एक टारगेट आपको देने की बात की है, जहां जाने के बाद फिर कोई समस्या है ही नहीं, तो उस टारगेट को आप अप्रोच करना सीखेंगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ठीक है, ईश्वर आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे। और इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।